लास्ट वाली क्लास में टॉर्क और इक्विलिब्रियम हुआ था ना? अरे हुआ था। याद करो तो तराजू वाला सवाल कराए थे यार। एक तराजू वाला कराए थे और एक तराजू वाला होमवर्क दिए थे। दोनों करा दिए थे। दोनों करा दिए थे, अच्छा। ओके, चलो बढ़िया है। तो ये बताओ, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्लियर है? अरे क्लियर है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? नेट फोर्स कितना होना चाहिए? अरे हाँ ना तो बोल लो भाई। एफ एक्स भी जीरो और एफ वाई भी जीरो, और टॉर्क भी, नेट टॉर्क भी जीरो। नेट टॉर्क देखने आता है कि नहीं? अरे नेट टॉर्क देखने आता है। बताओ कैसे निकालते हैं नेट टॉर्क। मान लो हम कहें तुमसे, ये एक रॉड है, सुनना, ये एक रॉड है। इस रॉड पे हम एक फोर्स इधर से लगाए हैं 10 न्यूटन का, एक फोर्स इधर से लगाए हैं मान लो 10 न्यूटन का, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ये मिड पॉइंट है, यहां से 1 मीटर और यहां से 1 मीटर। कहा गया बताइए कितना फोर्स और लगा दिया जाए कि इक्विलिब्रियम में रहे। कितना फोर्स लगा दिया जाए? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ। सोच लो, हवाबाजी नहीं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड 4 न्यूटन, सोच लो भैया, एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स टू मेक द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। बनाओ 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 बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी पेन चलाओ। हाँ, ब्राइटनेस बढ़ाए? यहां से बढ़ेगा शायद। तो यहाँ इसका ब्राइटनेस कैसे बढ़ेगा? बढ़ जाता है। इसका ऐसे रिमोट से बढ़ना चाहिए यार। बढ़ा क्या? हाँ, चलो आओ। नहीं बना पाए? क्या जी, तुम लोग का दिमाग नहीं चल रहा है? हाँ भैया, हम लगाएं क्या? इतना टाइम तो नहीं लेना था यार। ये देखो, ये सेंटर सी है, इस 10 के कितने कंपोनेंट? सबको क्लियर है? ये 37 है तो क्या ये भी 37 होगा? इधर कितना लगेगा? 8। और इधर कितना लगेगा? 6 न्यूटन। क्लैरिटी है? अब यहां ध्यान से देखना, नीचे कितना लग रहा है? 10। ऊपर कितना लग रहा है? 6। रिजल्टेंट फोर्स किधर है अभी? ऊपर की नीचे? किधर है? कितना? कितना? क्या 4 न्यूटन अपने को ऊपर चाहिए? 4 न्यूटन ऊपर लगा दिया, लो भाई। इधर कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? 8। कितना लग रहा है? अपने पास कोई फोर्स है इसको बैलेंस करने वाला? नहीं। तो अगर ये इधर 8 लग रहा है तो क्या अपने को 8 न्यूटन इधर लगाना पड़ेगा? नहीं आया? आया? पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये दोनों बात समझ आई कि नहीं आई? देखो नीचे कितना? 10। ऊपर कितना? ऊपर कितना? 6। ऊपर और कितना चाहिए? क्या 4 न्यूटन ऊपर लगा दिया? इसमें हॉरिजॉन्टल कितना लग रहा है? तो अपने को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना चाहिए? 8। तभी तो नेट फोर्स 0 होगा।
अब नेट फोर्स जीरो हो गया है, क्या इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है? ये जरूरी नहीं है। क्या टॉर्क भी तो आ सकता है ना, टॉर्क आ सकता है ना। तो अब हमको ढूंढना है भैया इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अभी हमने क्या ढूंढा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब क्या ढूंढना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये पी पॉइंट है। अब सोचो तुम्हारे हिसाब से ये पी पॉइंट कहां लगना चाहिए। इस रॉड पर 8 न्यूटन की वजह से कोई टॉर्क आएगा? इस रॉड पर 8 न्यूटन की वजह से कोई टॉर्क आएगा नहीं। किसकी वजह से आएगा, किसकी वजह से? 4। अब तुम खुद सोचो 10 का टॉर्क कैसा है, क्लॉकवाइज कैसा है, और 6 का, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। 10 का कैसा है और 6 का कैसा है, कैसा है? ये भी एंटी क्लॉकवाइज ना। अपने को इससे कैसा चाहिए, कैसा चाहिए? ना तो तुम इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो ना तो डायरेक्शन, बस इसकी पोजीशनिंग ध्यान से देखो। इस पी को कहां रखोगे, इस सी के इस साइड या सी के साइड, मतलब सी के लेफ्ट या सी के राइट? किधर, लेफ्ट की राइट? राइट। कैसे आदमी हो यार तुम लोग, क्या है यार, ऐसे कहोगे तुम रोटेशनल मोशन कठिन है क्या भाई? किधर रखेंगे, लेफ्ट रखेंगे? हाँ, बढ़िया है ना। अरे भाई सोचो ना, 10 न्यूटन कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये 6 भी कैसे घुमा रहा है? क्लैरिटी है ना। तो अपने को इससे कैसा टॉर्क चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज चाहिए ना। तो क्लॉकवाइज कहां से देगा, अगर तुम 4 को इधर लगा दोगे तब क्लॉकवाइज देगा, या 4 को कहीं इधर लगाओगे तब क्लॉकवाइज देगा? जब इस साइड कहीं लगाओगे ना यार। अरे यार, तो बहुत बेसिक बात है भाई, पल्ले पड़ रहा है, पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? तो हम इसको उठा के कहीं इधर लगा देते हैं। मान लो इसको हम पी को यहां रख दिए, यहां से कितने डिस्टेंस पे रख दिए, एक्स डिस्टेंस पे। पता नहीं ये एक्स कितना है, अभी अपने को कोई आइडिया नहीं। तो जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों बराबर होंगे? अरे होंगे ना। क्लॉकवाइज टॉर्क कौन दे रहा है, 4। 8 से कोई टॉर्क आने वाला नहीं, क्या 4 से आएगा? तो क्या लिख लें, 4 × x। ये 10 कैसे दे रहा, तो क्या लिखोगे, 10 × 1, 0। 10 × 1, और इस 10 न्यूटन में टॉर्क किससे आएगा, 8 से कि 6 से? तो 6 इंटू कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, 1 पे, तो +6 × 1। तो 4 × x बराबर 10 + 6, तो x बराबर 4 मीटर। आया कि नहीं आया? तो तुमको दोनों बातें पता चल गई, क्या क्या, किसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा। अरे क्लियर है ना। तो लगेगा कहां, लेफ्ट साइड कितने कितने डिस्टेंस पर? क्या इसका रिजल्टेंट बता सकते हो? अरे नहीं, बता सकते हो कितना होगा रिजल्टेंट? √8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आएगा, 4√5। 4√5 न्यूटन। अच्छा एंगल कितना होगा, tan थीटा बराबर एंगल कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 4/8, मतलब थीटा बराबर tan−1/2। क्या एक और सवाल ऐसा बनाओगे, एक और सवाल बनाओगे? पेपर पेन उठाओ जल्दी, फटाफट शुरू हो जाओ। लो, यहां पर लग रहा है 10√2 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इस सी से 1 मीटर की डिस्टेंस पर, और यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे लग रहा है अपने पास एक 5 न्यूटन। सोचो, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स टू मेक द बॉडी इन इक्विलिब्रियम।
कितना गाना सुनते हो? हाँ, कहां पर? वहीं पर लगेगा? हाँ, क्यों, कैसे? टॉर्क दोनों का नेट टॉर्क जीरो आ रहा है क्या? हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। बहुत अच्छा। जीरो। फोर्स कितना आ रहा है? जीरो। फोर्स थोड़ी जीरो आएगा। टाउनेट जीरो आ रहा है ना? तो लगाओगे कहाँ? सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर पे लगाओगे तो उससे कोई टॉर्क डेवलप नहीं होगा, लेकिन फोर्स की रिक्वायरमेंट तो है ना। कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है? कितना? 5? चाय पिया है नेता? हाँ, कितना जी? 5? 5 चाहिए कि 15 चाहिए? 5 की 15? अरे दादा, ए भैया, ये सुनो, बताओ जरा इधर। ये 10√2 का दो कंपोनेंट होगा, इधर भी 10 और इधर भी। इस 10 से कोई टॉर्क आने वाला? लेकिन ये अनबैलेंस तो करेगा ना इसको, करेगा ना। नीचे कितना फोर्स लगा पहले नीचे देखो, 10 ये और 5 ये, टोटल कितना हुआ? नीचे कितना लगा? नहीं था, नीचे कितना लगा? 15। तो अपने को क्या 15 ऊपर चाहिए? अरे हाँ ना, तो बोल लो यार। 15 कहां चाहिए? ऊपर। कौन हॉरिजॉन्टल फोर्स का है में? अरे हॉरिजॉन्टल फोर्स है कि नहीं है? कितना है? प्लस एक्स में है कि माइनस एक्स में? तो क्या बैलेंस करने के लिए अपने को चाहिए ना, प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? एक ही फॉर्मेट है, उसी को अपन बार बार रिपीट करेंगे। 10 न्यूटन लग गया, माइनस एक्स में हो गया भैया, रिजल्टेंट निकाल दो, हो गया, खत्म काम। अरे नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये तुम्हारे पास फोर्स हो गया। अब सोचो टॉर्क देखो, नेट टॉर्क 5 इंटू 2। 5 इंटू 2 कैसे? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ना। और 10 इंटू 1 कैसा है? नेट टॉर्क कितना है? जीरो। नेट टॉर्क कितना है? तो हमको इसको ऐसी जगह लगाना है कि इससे कोई टॉर्क ना आए। कहां लगाओगे? कहां लगाओगे? सेंटर ऑफ मास। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास। तो दिस फोर्स विल एक्ट एट x इक्वल्स टू 0। खत्म बात, सी पे लग गया। अरे क्लैरिटी है? अब क्या हम एंगल वेंगल निकाल के बताएं? भाई रिजल्टेंट लिख सकते हो। इसी रिजल्टेंट को दो तरह से लिखा जाएगा, एक वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जाएगा। तो क्या लिखोगे? 15 j कैप - 10 i कैप। अरे क्लियर है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लिख सकते हैं। दो चार बटन और खोल लो क्या। कितना नंबर आया जी टेस्ट में इस बार? दे ही नहीं थे। कितना है? 60 65। विकास कितना है तेरा? दिया था तूने टेस्ट? कितना है? फिजिक्स में कितना है? 100। बढ़िया, गुड जॉब, बहुत अच्छा। भाई तुम इधर आओ। आओ आओ आओ, सुनो तो यार तुम यार। पक्का कंफर्म है ना 180 में 180 है? हाँ, चलो तभी हम आज रिजल्ट देके तुमको रिवॉर्ड देंगे यार। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा, गुड जॉब। पेपर कठिन तो था नहीं, बहुत लॉजिकल भी नहीं था। ऐसा लग रहा हो कि बड़ा लॉजिकल पेपर है, ऐसे ही पेपर आएगा नीट में। बस वही है कि उस समय अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखने भर का पोटेंशियल रहना चाहिए। थोड़ा जागो यार तुम लोग यार, ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगा। 160 165 बट ठीक है, बुरा नहीं है, बट अच्छा भी नहीं है। चलो ये बताओ, एक और सवाल बताओ। सुनना नहीं था थोड़ा सा। अब हम लोग इसके टफ वर्जन पे चल रहे हैं। एक दीवाल ये है, एक दीवाल ये है। इन दोनों दीवाल के सपोर्ट पर एक सीढ़ी रखी हुई है ऐसे। अरे क्लैरिटी है भाई साहब? अरे क्लियर है ना? हाँ। सीढ़ी का मास है m और लेंथ है l। कहा गया कि सीढ़ी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन, द लेडर इज एट द वर्ज ऑफ मोशन। इस समय ये इंक्लाइंड है एंगल थीटा पर, और ये अपने मोशन के वर्ज पे है कि अगर इसको
थोड़ा सा भी कोई ऐसे यहां पे कोई एक पॉइंटेड लोड भी लगाए ना तो ये खिसक जाएगी। बात समझ रहे हो ना? तो सवाल पूछा गया कि बताइए यहां का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। बस इतना ही सवाल है। लेडर है, लेडर का मास कितना है m, कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है थीटा डिग्री, और क्वेश्चन क्या है, इट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। निकालिए, दिमाग लगाइए। या हम लगाएं एक सवाल, हम एक लगाएं, चलिए आइए एक लगाते हैं। ये बताइए, सुनिए 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 मेरे साथ सुनिएगा, बहुत आसान सवाल होता है, कुछ होता नहीं है, खाली थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन का आइडिया रहना चाहिए। ये वाली सरफेस स्मूथ है। अब सुनिएगा, ये बताइए यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो एक एक्सिस में लगेगा या दोनों में, एक्स में, वाई में, या दोनों में? अरे भाई इस लाइन के अलाउंग कांटेक्ट है ना, तो एक नॉर्मल ऊपर लगेगा N1 और एक नॉर्मल इधर लगेगा N2, मतलब वही कांटेक्ट फोर्स, कि केवल N1 लगेगा? सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा, अपना दिमाग लगा लीजिए। क्या कहें, हम N1 ऐसे लगा दें, बताइए, या N1 ऐसे ऊपर लगाएं और कहें कि एक और नॉर्मल रिएक्शन आएगा इधर N2? बताइए, जितनी विचारधाराएं आए हैं व्यक्त करिए, क्या होगा? नॉर्मल कैसे लगेगा, नॉर्मल कैसे लगेगा? केवल ऊपर, केवल ऊपर। हाँ, ध्यान दीजिएगा, कई बार हमको ऐसे गड़बड़ी हो जाती है कि सर लेडर तो टेढ़ी रखी है तो नॉर्मल जो है वो अपना ऐसे लगना चाहिए, ऐसा ख्याल आ जाता है, ऐसा ख्याल आ जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो कांटेक्ट पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट इन साइज है। कैसा है? पॉइंट इन साइज। तो जब पॉइंट इन साइज हो तो पॉइंट इन साइज सिचुएशन में हम नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर ही लगाते हैं। ये कांटेक्ट प्लेन है अपना, अरे है ना? तो क्या हो गया यहां पर N1, इधर से क्या आएगा ऐसे N2, यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं। क्या यहां पे फ्रिक्शन आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? ये फ्रिक्शन क्या चाहेगा, ये लेडर खिसक जाए या ना खिसके? खिसक जाए, ना खिसके ना। थोड़ा एनर्जी के साथ सब जाग के बैठो यार, पहले ऐसे ऐसे मजा नहीं आएगा यार। हाँ चलो, देखो लेडर का मास कितना है m, लेंथ कितना है l, क्या ये क्लियर है कि सेंटर पे mg लगेगा? अरे बोलो हाँ कि ना भाई, अरे क्लैरिटी है ना? सेंटर पे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लग रहा है N1, इधर क्या लग रहा है N2। क्या यहां पीछे अंदर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा? ये फ्रिक्शन क्या चाहेगा, ये लेडर खिसक जाए या ना खिसके? लेकिन क्या ये फ्रिक्शन जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन पे है? अरे है कि नहीं है? अरे भाई आना तो बोलो। तो ये बताओ एक्स में कितना फोर्स लग रहा है, एक F लग रहा है और एक क्या लग रहा है N2। तो फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं F बराबर N2? अरे हाँ कि ना? देख लो भाई, देख लो भाई, देख लो देख लो, यही फॉर्मेट ही है और यही पूछा ही जाएगा। F बराबर क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे? भाई बहुत घटिया रिस्पॉन्स यार। F बराबर N2, Y में भी नेट फोर्स क्या है, Y में भी नेट फोर्स, नेट फोर्स नीचे कितना लग रहा है, ऊपर, ऊपर। क्या N1 बराबर mg हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब अपने को हर हाल में N2 चाहिए, क्या चाहिए? क्योंकि ना तो हमको F पता है ना तो हमको, अरे पता है, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है ना? निकालो, कैसे निकालोगे N2? फाइंड द वैल्यू ऑफ N2। सोचो, सोचो, क्या अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क भी जीरो होगा? होगा कि नहीं होगा? बहुत ही सड़ा रिस्पांस। क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है? अरे बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना? तो नेट टॉर्क किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट या किसी भी पॉइंट के अबाउट? किसी भी पॉइंट के अबाउट। तो अपने को निकालना है टॉर्क, तो हम अपनी इच्छा अनुसार निकालेंगे टॉर्क। किसके अबाउट निकालेंगे? किसके अबाउट? N1 के अबाउट। क्यों? क्योंकि यहां पर कितने अननोन है, दो, ना तो हमको N1 पता है ना तो हमको F पता है। अरे यार नहीं आया, आया? पल्ले पड़ रहा है?
ना तो हमको N1 पता है ना तो हमको F पता है, और इसी पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क लिख लिए तो N1 का टॉर्क, N1 का टॉर्क और F का भी टॉर्क, क्या दोनों का टॉर्क जीरो हो जाएगा? अरे हाँ ना तो बोल लो भाई साहब, यस सर। तो टॉर्क में ना तो N1 आएगा ना तो F। अरे क्लैरिटी है ना? चलो बनाओ जरा, तो टॉर्क लिखो। तो ये बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? L बाई, क्या mg ऐसे लग रहा है जी? ये एंगल कितना था अपना? थीटा। अरे था ना? ये डिस्टेंस बताओ तो क्या लिखोगे? L/2 cos थीटा। अगला सवाल मैं चाहता हूं सबसे लग के आए भाई, डेटा के साथ सवाल दूंगा। L/2 cos थीटा, तो टॉर्क कितना आएगा mg का? अरे इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क कितना आएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? अरे नेट टॉर्क बराबर जीरो लिखोगे ना, ऐसे लिख लिया करो। कौन से पॉइंट के अबाउट? इसको ए बना लो, इसको बी बना लो, इसको सी बना लो, यहां से बी की मार्किंग कर लिया करो। इससे सवाल के गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बुझ रहे हो ना? तो अब क्या होगा? बोलो 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 बोलो। mg L/2 cos थीटा। अरे छोटा सवाल है भाई, बस थोड़ा ध्यान देना है। mg L/2 cos थीटा, ये पूरा कितना है? कितना है? L। अब N2 को देखो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? L cos थीटा कि L sin थीटा? अरे कितना है जी? L sin थीटा। इसे 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 कौन करता है यार, इतनी छोटी छोटी चीजों। क्या लिखोगे? N2 इंटू L sin थीटा। क्या L से L काट दे? अरे काट दे। तो N2 का वैल्यू कितना आ गया? mg/2 cot थीटा। अरे हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक कुछ बहुत कठिन लगा हो? लगा है? क्या जो N2 है वही फ्रिक्शन है? क्या जो N2 है वही फ्रिक्शन है? ये एक स्टैंडर्ड टाइप है नेता, यही सवाल पूछा जाएगा तुमसे। अगर लेडर प्रॉब्लम आया तो यही एक कॉमन क्वेश्चन है जो तुमसे पूछेगा। खाली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछने का सवाल आएगा, खाली म्यू पूछा जाएगा बस। और हर बार तुमको यही करना है, F बराबर N2, N1 बराबर mg, नेट टॉर्क अबाउट B बराबर 0, N2 निकालो, यही F के बराबर है। कितना है? mg/2 cot थीटा। क्या वर्ज ऑफ मोशन पे है? क्या ये वर्ज ऑफ मोशन पे है? और जब वर्ज ऑफ मोशन पे है तो फ्रिक्शन किसके बराबर? म्यू इंटू, म्यू इंटू N1, म्यू इंटू N1। mg मत लिख देना दादा, mg के आएगा बराबर, लेकिन म्यू mg नहीं होता है। फॉर्मूला क्या होता है? म्यू N1। इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या लिखोगे? N1 की जगह क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। N1 की जगह क्या निकाले हो? mg। क्या mg से mg कट जाएगा? अरे कट जाएगा। तो म्यू बराबर कितना है? म्यू बराबर कितना आया? कॉट थीटा बाई 2। सर हम याद कर लेंगे, याद कर लेंगे ना? याद कर लेंगे ना? हाँ याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट ध्यान में रख के याद करना है कि ये म्यू क्या है? जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? इतना आसान था, यही बता दिए होते, सवाल बना लिए होते वैल्यू रख के। क्या जरूरत था इतना दिमाग लगाने का? नहीं? पल्ले पड़ा? सवाल पल्ले पड़ा? एक सवाल बनाओगे? चलो लिखो, इसको लिखो, लिखो लिखो। क्वेश्चन में लिख लेना, क्वेश्चन में लिख लेना, इफ द लेडर इज, if the ladder is just at the verge of motion, if the ladder is just at the verge of motion, find the coefficient of friction. Find the coefficient of friction. If the ladder is just at the verge of motion, find coefficient of friction.
बनाओ नेता लोग, ध्यान से बनाना, मतलब कोशिश यही करना कि पूरी तरह से ना टेपो। जा रहे हो तुम, कहाँ जाओगे, लौट के वापस यहीं फिर आओगे। सीटी आवाज बहुत पड़े हुए हैं। तो घर कब जा रहे हो तुम लोग? कल? कल? कल क्लास के बाद? बहुत सारे लोग तो आज ही निकल जाए, बहुत सारे लोग तो निकल गए संडे को ही, बहुत सारे लोग टेस्ट के पहले ही निकल गए, टेस्ट दे के निकल गए ना। हाँ हाँ। एक तो मैं कहीं नहीं जा रहा यार, आई विल स्टे हियर, पटना। मैंने सुना है यार पटना का दशहरा बहुत अच्छा होता है, तो यार लेट्स सी। नहीं होता है? दुर्गा पूजा तो अच्छी होती है ना यहाँ पे। तो थोड़ा ज्यादा वर्कलोड है यार, तो मैं सोचा कुछ काम निपटा लूंगा, दिवाली में जाऊंगा, इसी वजह से नहीं जा रहा। हाँ, क्या कह रहे हैं? मेला में कुछ मदद कर दीजिए। गल्ले बैठने वाले आदमी अगर मदद मांगने लग जाए ना। ए भैया, हो गया, जल्दी करो। भाई जल्दी करो, आज एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है। ये तो अभी इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम खेल रहे हैं। चलें, एक सवाल बनाया जाए। अब क्या, अब तो रिजल्ट लिखा है, अब क्या ही सवाल पूछूं, अभी उसमें भी गलती होगी, अभी देखना, अभी देखते हैं। ऊपर ऐसे स्टार बना के लिख लीजिएगा, लेडर प्रॉब्लम। हाँ, इसको अगर किसी को, आप में से किसी को भी इस लिखी गई लाइन में एक भी चीज ऐसी लग रही है जो समझ ना आई हो, तो हाथ खड़ा करके पूछ लो कि मास्टर ये वाली बात समझनी है। खाली दो ही काम करना है, एफ एक्स बराबर जीरो, एफ वाई बराबर जीरो, और नेट टॉर्क बराबर जीरो, या क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। चले आगे चले, अरे चले भाई, आइए देखिए, सुनिएगा। ये अपने पास एक दीवार है, इस दीवार में एक सीढ़ी रखी हुई है। कह रहा है यहां पे म्यू दे रखा है 0.5, रॉड का मास दे रखा है 10 kg, लेंथ दे रखा है 4 मीटर। क्लैरिटी? कहा जा रहा है इट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन, इट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन। फाइंड थीटा। बताओ कितना होगा? ये स्मूथ है, जल्दी बताओ कितना आया, कितना आया? कर रहे हैं, जल्दी बनाओ। 45 डिग्री आ रहा है। अच्छा, क्या रिजल्ट याद कर लिए क्या? यहां थीटा दिया है, हमारा ये वाला एंगल होता है उसमें फॉर्मूले में, अरे होता है ना। अब दोनों किस्मत अच्छी है कि सेम आ जा रहा है। तो क्या भाई साहब, म्यू बराबर कितना है? कॉट थीटा बाई टू, तो म्यू का वैल्यू 0.5, तो 1/2 बराबर कॉट थीटा बाई टू। क्या 2 से 2 कट जाएगा? अरे कट जाएगा ना। तो यहां से थीटा कितना है? 45 डिग्री। ये जो निकला है वो ये एंगल है,
तो ये एंगल पता चल जाएगा, तो क्या ये एंगल निकाल दोगे? अरे निकाल दोगे, कर लोगे? यही है सवाल यार, इतना ही क्वेश्चन है। हाँ 45 डिग्री, हाँ ठीक है। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये तो 90 डिग्री है ही है। बना लोगे लेटर वाला प्रॉब्लम? हाँ भैया बनेगा। चल आओ जरा, तो एक और बना दो, आखिरी सवाल। ये जो एंगल है ना, ये 60 डिग्री है, और म्यू का वैल्यू है 0.5। मास दे रखा है 10 kg, रॉड की लेंथ है 4 मीटर। फाइंड द, सोच लीजिएगा, बढ़िया सवाल है, हड़बड़ी मत करिएगा। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग एट बॉटम सरफेस बिटवीन लेडर एंड सरफेस। बताइए फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? मास दे रखा है 10 kg, और ये है 4 मीटर। नेताई मत करिएगा, प्रॉपर तरीके से सोच समझ के सॉल्व करिएगा। इट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन या नहीं, ऐसी कोई बात उसने कही नहीं है सवाल ने। फ्रिक्शन निकाल के बताइए कितना होगा। हाँ 50 न्यूटन। चलो देख लेते हैं, और लोग आ जाओ। विकास आंसर बता जल्दी, जल्दी कर, इतना टाइम थोड़ी लगना है यार। तो मुझवानी लगने वाले सवाल हैं ये सब यार। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ तू नजरा हूँ, कहीं टुकड़ों में जी रही। ओ भैया, ओ भैया नहीं आया। 50 न्यूटन, 50/√3, 50/√3, क्या नहीं था? 50/√3। और इधर भैया दिमाग खच्चरों की तरह से ना लगाएं प्लीज, थोड़ा दिमाग को ऊपर उठाकर चलाएं। देखिए उस वो जहां है उसको वहीं रहने दें। यहां देखिए नीचे कितना लगा? अरे हाँ ना तो बोल लो यार, एक लाइन का सवाल है भाई। नीचे कितना लगा? कितना लगा? सब बोलेंगे यार, नीचे कितना? 100। कितना? 100। यहां ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N1, इधर से कितना? अरे बोलना यार, कितना भाई? N2। यहां क्या फ्रिक्शन लगेगा यार? फ्रिक्शन लगेगा, लगेगा ना। सिग्मा एफ एक्स बराबर 0। तो एक्स में कितना फोर्स लग रहा है? N2 और F, क्या लिखे हो? N2 बराबर F लिखे हो। सिग्मा एफ वाई बराबर, एफ वाई बराबर 0। वाई में ऊपर कितना लगा है? अरे बोल दो यार, नीचे 100। N1 बराबर 100। अरे हाँ है ना, क्लैरिटी है ना। हमको ना तो F पता है ना तो N2, कोई भी एक पता चल जाए हमारा काम बन जाएगा। तो अब इक्विलिब्रियम वाली तीसरी कंडीशन क्या बची है? नेट टॉर्क बराबर 0। क्या इस वाले पॉइंट के अबाउट देख ले? अरे देख ले ना, N1 से टॉर्क, N1 से टॉर्क, और F से भी तो 0। अरे हाँ ना तो बोल लो भाई, क्या 100 से टॉर्क आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? 100। ये कितना मीटर है? ये cos 60 है क्या? अरे cos 60 है ना यार, 2 cos 60। cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू 1/, तो क्या लिखोगे? अरे 100 गुणे
अरे भैया ये 2 है तो ये कितना होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की लाइन को ऊपर नीचे खींच सकते हो कि नहीं? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं देखा जा रहा है। 2 cos 60 इसका वैल्यू 1 के बराबर, तो 100 गुणे 1। और N2 का कैसे आ रहा है? N2 का कैसे आ रहा है भाई? अरे भाई ये 2 है तो ये कितना होगा? 2 sin 60, 4 sin 60। हाँ, कितना होगा? 4 sin 60। 4 sin 60 √3/2, तो क्या 2 √3 हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 √3। 2 √3 तो बोलो। 2 √3 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, और फोर्स कितना हो गया? N2। क्या 2 से काट दें, ये 50 हो जाएगा। N2 का वैल्यू कितना हो गया? 50/√3 न्यूटन। अरे क्लैरिटी है? क्या यही फ्रिक्शन होगा? क्या यही फ्रिक्शन होगा? कैसे पता? अच्छा, N2 बराबर, जब यहां से देखो ये F की जब हम बात करें, N2 बराबर F आया है। N2 बराबर F आया है जब हमने माना है कि ये लेडर खिसक नहीं रही है। मैंने ऐसा कहा कि लेडर इज नॉट स्लिपिंग? कहीं क्वेश्चन में मैंने ऐसा कहा कि लेडर इज नॉट स्लिपिंग? यही छोटी छोटी जगहों पे डिफरेंस क्रिएट होगा। क्लैरिटी है ना? तो यहां पे क्या लिखोगे भाई? इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना है? एफ मैक्स कितना है? म्यू इंटू N1। म्यू कितना है? 0.5। N1 कितना है? 100। तो कितना आया? 50। क्या जो रिक्वायरमेंट है वो स्टॉक से कम है कि ज्यादा? ये तुम्हारे पास क्या हो गया? स्टॉक। ये तुम्हारे पास क्या है? N2 बराबर F। ये तुम्हारे पास क्या है? रिक्वायरमेंट। क्या रिक्वायरमेंट स्टॉक से कम है? कौन ज्यादा है? रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अबे रिक्वायरमेंट 50/√3 है और स्टॉक कितना है? 50। तो 50/√3 50 से तो कम होगा ना? क्या पढ़ा रहे हो हमको? कुछ नहीं आ रहा है। यस सर। तो फ्रिक्शन कितना लगा भाई? फ्रिक्शन कितना लगा? 50/√3 न्यूटन। ये दूसरा टाइप था इसका, जहां आपको पेन चलाना था। बात समझे है ना? क्या करना है हमको? क्या करना है हमको? जब भी लेडर का सवाल आएगा तो 3 बात ध्यान देनी है। पहली बात, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0। दूसरा, सिग्मा एफ वाई बराबर 0। और नेट टॉर्क बराबर 0। अरे क्लैरिटी है? कर पाओगे? कर पाओगे? एक सवाल और बनाओ, चलो। चल चल चल, पेन पेन उड़ा। देख, वही सेम क्वेश्चन। 10 kg, 4 मीटर, ये एंगल 30 डिग्री, म्यू का वैल्यू है 0.5। म्यू का वैल्यू है 0.5। फाइन फ्रिक्शन। अभी एक ट्रिक बताते हैं, करो। फाइंड फ्रिक्शन। एफ बताना है यहां पे। यहां पर एफ बताना है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? एफ की वैल्यू बताओ। हाँ, क्या स्लाइड कर जाएगा? बोलो बोलो। स्लाइड कर जाएगा? सोच लो। स्लाइड कर जाएगा? हाँ। स्लाइड कर जाएगा तो रिक्वायरमेंट ज्यादा और स्टॉक कम। तो क्या रिक्वायरमेंट ही फोर्स हो जाएगा? स्टॉक। ये छोटी छोटी बातें थी जो बहुत जरूरी थी जानना।
बहुत लोगों को भनक भी नहीं लग रही है कि क्या चल रहा है। यस सर ना, बोलो भैया, ऐसे मत करो यार, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो काम बन जाएगा। केवल फॉर्मूला फॉर्मूला खेलोगे तो फिर वही है कि 4 सवाल जो फंस जाएंगे ना, वही 4 सवाल तुमको सेलेक्ट नहीं होने देंगे। बात जान लेना, तो केवल फॉर्मूला फॉर्मूला मत खेलो। अभी हम सिखा भी देंगे और भी बात सिखा देंगे, बट पेशेंस रखो और थोड़ा सीखने की कोशिश करो। टैन कॉट कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? कॉट 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 थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग? हाँ, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है ना? हाँ, बढ़िया, गुड। अरे कॉट जीरो का वैल्यू पता ही नहीं है। कॉट जीरो का वैल्यू जीरो कि इनफाइनाइट? कॉट जीरो का वैल्यू इनफाइनाइट, कॉट 90 का वैल्यू जीरो। तो जब थीटा बढ़ रहा है तो कॉट की वैल्यू घट रही है, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन। सुनना, देखो देखो भाई साहब, ये क्या है? एफ। क्या है? क्या है? अरे है ना? यस सर। ऊपर क्या लग रहा है? N1। क्या लग रहा है? N1। अभी एकदम बढ़िया मस्त जादू बताएंगे, खट से सवाल बनेगा, लेकिन उसको समझने से पहले लॉजिकली अपने दिमाग को थोड़ा एक्टिव करो। इधर से क्या आएगा? N2 आएगा ना? अरे एक ही चीज तो बार बार कर रहे हैं यार। इधर कितना लगा? N1। इधर कितना लगा? N2। इधर कितना लगा? F। लगा ना जी? पक्का है ना? यस। ये बताओ, सुनना, ये बताओ भैया, क्या बीच में 100 न्यूटन नीचे लगेगा? अरे लगेगा। ये बताइए, ये डिस्टेंस कितना होगा? 2 मीटर? कितना होगा? हाँ भैया, √3। ये 2 मीटर हो गया ना यहां से लेके यहां तक, तो ये कितना हो गया? √3 मीटर। एक बात तो हमको क्लियर है कि अब हम आंख बंद करके लिख सकते हैं कि N1 बराबर होगा 100। अरे लिख सकते हैं। और N2 बराबर, अब ये भी नहीं लिखा जा रहा है क्या? यार प्लीज यार, थोड़ा अच्छे से रिस्पॉन्स करो यार, चीज अच्छे बच्चे की तरह बैठ के पढ़ो यार। ऊपर कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? N1। नीचे 100, या वाई में यही तो दो फोर्स है। तो N1 बराबर, N1 बराबर, N1 बराबर 100। N2 देख, एक्स में और ये माइनस एक्स में, N2 बराबर F। क्या नेट टॉर्क जीरो करें? अरे नेट टॉर्क जीरो करके देखें, बता जरा तो। नेट टॉर्क जीरो करो तो किस पॉइंट के अबाउट करोगे? सी। क्यों किए हो ये पता है? क्योंकि इसके ऊपर मैक्सिमम अननोन है। कितने अननोन है? कितने अननोन है? एक, ना तो N1 पता ना तो F पता है। ना तो हमको N1 पता है ना तो हमको F पता है। अरे बात समझ पा रहे हो ना? हाँ। तो भैया हम इसके बाद टॉर्क लेंगे तो ना N1 आएगा ना F आएगा। क्या 100 का टॉर्क आएगा? कितना आएगा? नेट टॉर्क बराबर जीरो अबाउट सी कितना? 100 × √3। अरे क्लियर है कैसे आया है? ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? और N2 का कैसा है? क्या एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के बराबर होगा? अरे हाँ ना तो बोल लो यार। तो N2, ये पूरा कितना है? 4। तो यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई। तो कितना हुआ? कितना हुआ? ये 2 हुआ। तो क्या लिखोगे? N2 × 2 तो कट जाएगा। कितना आया N2 बराबर? 50 √3। क्या N2 बराबर F है? N2 बराबर F है। फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक। अभी फिलहाल अभी जो हम समझ पा रहे हैं कैसा है? स्टैटिक। क्या ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक ही लग सकता है? इससे ज्यादा? क्या इसको मैं ऐसे R लिख के रिक्वायरमेंट जता दूं? क्या ये मेरा रिक्वायरमेंट है? जब भी फ्रिक्शन आए तो फ्रिक्शन को, स्टैटिक फ्रिक्शन को हमेशा 2 पार्ट में समझो, कभी तुम्हारा सवाल गलत नहीं होगा, कभी तुम कंसेप्चुअली नहीं फंसोगे। फ्रिक्शन में 2 बातें इंपॉर्टेंट है स्टैटिक फ्रिक्शन में, एक रिक्वायरमेंट और दूसरा स्टॉक। अगर मेरा रिक्वायरमेंट मेरे स्टॉक से ज्यादा है, अगर मेरी जरूरत मेरे खर्चे से ज्यादा है, तो मेरा तो काम खत्म। अरे बात समझे है ना? पल्ले पड़ रहा है ना? तो बताइए स्टॉक कितना है? एफ बराबर क्या म्यू इंटू N1 लिखा जा सकता है? म्यू कितना है? 0.5। N1 कितना है? N1 कितना है? अरे है ना? तो कितना है?
50। क्या ये मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है? और हमें जो लग रहा है वो कितना है? 50√3। क्या ये स्टॉक है? कौन ज्यादा स्टॉक की रिक्वायरमेंट? कौन ज्यादा है? स्टॉक बेचारा कम है ना, किससे? रिक्वायरमेंट से। तो अप्लाइड फ्रिक्शन क्या मैक्सिमम होगा? और कितना होगा? 50 न्यूटन। ये सवाल है, यही तुमसे खेलेगा, यही तुमसे खेलेगा। ये जो 50√3 निकालोगे ना, पहला ही ऑप्शन होगा 50√3। नाच कर रह जाओगे यही टिक मार के आओगे तो। बात समझ पा रहे हो? तुमको एक बात सिखाते हैं, अब ध्यान से सुनना। जब ये लेडर प्रॉब्लम हम पढ़े थे, लेडर प्रॉब्लम पढ़ते समय म्यू बराबर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कॉट थीटा बाई 2। यहां पे देखो ये थीटा कितना है? कितना है? कॉस 30 का वैल्यू, कॉट 30 का वैल्यू √3। √3 ना, √3 ना। इसको हमेशा ऐसे समझो, 2 म्यू बराबर कॉट थीटा। क्या समझो भैया? 2 म्यू बराबर कॉट थीटा। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? पक्का ना? यस। सुनना, 2 म्यू बराबर, 2 म्यू बराबर कॉट थीटा। बहुत बढ़िया लॉजिक है, ध्यान से देखे रहोगे बहुत काम आएगा। 1 मिनट में सवाल बना के, मतलब 12, 15, 17 सेकंड में सवाल बना के आगे बढ़ जाओगे। अरे क्लैरिटी है? चल आओ देखो, 2 म्यू बराबर कॉट थीटा। ये बताओ म्यू कितना है? म्यू कितना है? म्यू कितना है? मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? कॉट थीटा का वैल्यू, कॉट 30 कितना? कॉट 30 कितना? √3 का वैल्यू, √3 का वैल्यू 1.732 ना। कौन ज्यादा, 2 म्यू की √3? अबे गधा, तुम लोगों को 1 और 1.732 में डिफरेंस नहीं पता चल रहा है? जा दादा जा, जा, बेकार है हो एकदम से। ए भैया सुनो, अब एक बात सुनना। 2 म्यू जो है ना, वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे? कॉट थीटा से। अगर इसका ऑपोजिट हुआ तो स्लाइडिंग होगी, इसका ऑपोजिट हुआ तो स्लाइडिंग होगी। और स्लाइडिंग होगी तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टॉक वाला कि रिक्वायरमेंट वाला? स्टॉक वाला ना, स्टॉक वाला ना। अब जैसे ये सवाल आता बनाने के लिए तो हम क्या देखते? म्यू का वैल्यू कितना है? 0.5। तो 2 म्यू कितना हो गया? 1। और कॉट 30 कितना? कॉट 30 कितना? √3। कौन ज्यादा, 2 म्यू ज्यादा कि √3 ज्यादा? कौन ज्यादा? √3 ज्यादा ना, मतलब स्लाइडिंग होगा, मतलब स्लाइडिंग होगा। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे F बराबर म्यू N1। N1 का वैल्यू कितना है? 100। फ्रिक्शन बराबर 50। खत्म बात। अरे यार, अरे आहा, ऐसे करोगे जी? यहां लिख लेना, यहां लिख लेना। अगर 2 म्यू छोटा हो गया किससे? 2 म्यू छोटा हो गया किससे? कॉट थीटा से। अरे 2 म्यू अगर छोटा हो गया किससे? कॉट थीटा से, तो स्लाइडिंग, स्लाइडिंग होगी। तो फ्रिक्शन स्टॉक के उल्टा लिख दे क्या? है? सही लिखे है ना? हाँ हाँ, अरे 2 म्यू तो छोटा ही है ना। हाँ, स्लाइडिंग होगी तो फ्रिक्शन स्टॉक के बराबर होगा। अदरवाइज जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, क्लियर? क्या होगा? जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग पे क्या होगा? म्यू बराबर कॉट थीटा बाई 2। म्यू बराबर कॉट थीटा बाई 2। अरे क्लियर है? चल बना बना बना, जल्दी लिख इसको, सवाल बना, इसको लिख। ज्यादा समय इसी वजह से लेडर पे खर्च कर रहे हैं कि लेडर प्रॉब्लम कॉमन है, आ जाता है। पेन चलाओ, पेन चलाओ।
क्या बोलो भैया? 3 कंडीशन है। क्या तीनों कंडीशन समझ आ रही? तीनों कंडीशन पल्ले पड़ रही है। पहली कंडीशन है कि अगर टू म्यू छोटा हुआ किससे, अच्छा टू म्यू बड़ा, यहाँ बड़ा होगा यार, यहाँ उल्टा लिख दें। कोई इक्वल टू मत समझ ना। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। कल फिर मैच हार गए यार हम लोग। हाँ 500। उससे पहले 1000 आ रहे थे, उससे पहले 2000 आ रहे थे। कल तो कल तो पूरा मैच जीता था यार। एक पहले एक लड़का गया वो हराया, फिर उसके बाद मैं गया मैं भी हराया। एक एक बैट्समैन था, एक बैट्समैन था बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, उसको मैंने पहली बॉल पे बोल्ड मार दिया। फिर उसके बाद नहीं, फिर उसके नहीं 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 उसको बोल्ड मारा मैंने। फिर उसके बाद उसने मुझे मारे 3 छक्के, जो दूसरा बैट्समैन आया। हाँ लगातार 3 छक्के मारे। फिर 5वीं बॉल पे मैंने उसको आउट किया, फिर वो भी आउट हो गया। लेकिन तब तक उसके पहले एक तो हमारे महारथी थे, वो एक ओवर में 26 रन खाए थे, 4 नो बॉल फेंके थे, तो तब तक मैच निकल गया था। हाँ कब? कल? पिछले कल ही तो था पिछला मैच। वह 40 रन पिटवाया था 3 ओवर में, 50-60 रन में। अरे वो बहुत अच्छा बैठ, और पहली बॉल पे उसका कैच छोड़ दिया था। हाँ नहीं मैंने वैसे 3 ओवर फेंके थे कल, एक ही ओवर में मार खाया था, पहले ओवर में 2 रन दिया था। ए भैया चले आगे बढ़े हो। अब सुनो अब सुनो, अब मुजमानी बनाएंगे सवाल, अब सवाल मुजवानी बनाएंगे, आइए देखिएगा। एक जेनरिक क्वेश्चन है, इसी पर 3 सवाल बनाएंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि सबसे बनेगा। हम कह रहे हैं कि ये वाला एंगल यहां म्यू का वैल्यू है, सुनिएगा ध्यान से, 0.4। म्यू का वैल्यू कितना है? 0.4। और यहां पे हम थीटा बराबर लिखे हैं
30 डिग्री। बताइए स्लिपिंग होगा कि नहीं होगा? स्लिपिंग होगा कि नहीं होगा? मास दे दिया हम इसका, मान लीजिए 10 kg, या चलिए 5 kg दे देते हैं। मास दे देते हैं 5 kg, स्लिपिंग होगा कि नहीं होगा? लेंथ दे देते हैं 4 मीटर, होगा जी? होगा जी? क्या लिखोगे? 2 म्यू बराबर कॉट थीटा, 2 म्यू बराबर कॉट थीटा। म्यू कितना है? 0.0 पक्का ना जी? क्लैरिटी है ना? म्यू बराबर 0.4 डालोगे तो ये कितना होगा? 0.8। कॉट 30 का वैल्यू √3। क्या स्लिपिंग होगी? इसका मतलब क्या है? स्लिपिंग, स्लिपिंग होगी। स्लिपिंग होगी ना? स्लिपिंग अगर होगी तो क्या भैया, यहां पे N1 और यहां पे कितना फ्रिक्शन, नीचे कितना लग रहा है? 50। लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो F बराबर क्या म्यू N1 हो जाएगा? म्यू का वैल्यू 0.4, N1 कितना? 50, कितना आ गया? 20 न्यूटन। अरे क्लैरिटी है क्या? अरे क्लियर है? यस सर। अब सुन ध्यान से, हम कहते कि अगर तुम्हारा ये थीटा है, अगर हम कहते कि यही थीटा जो है वो 60 डिग्री के बराबर है, ये थीटा किसके बराबर है? 60 डिग्री। तो बताओ, इफ थीटा बराबर 60 डिग्री, इफ थीटा बराबर 60 डिग्री, क्या लिखोगे? 2 म्यू बराबर कॉट थीटा। म्यू का वैल्यू 0.8 हो गया ये, और कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है? कॉट 60 का वैल्यू 1/√3, 1/√3, ये 0.8 है। 1.732 है ना? 1.732 है ना? ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगा? 0.7 के बराबर, 0.6, 0.7 के बराबर। अरे क्लैरिटी है? अरे भाई, तो ये ज्यादा होगा, 0.8 ज्यादा है, 1/√3 कम है, तो क्या होगा? क्या स्लाइडिंग होगी? क्या स्लाइडिंग होगी? नो सर। अरे पक्का ना? क्या यहां स्लाइडिंग होती भाई? अब सुनना, अब जब स्लाइडिंग नहीं होगी, जब स्लाइडिंग नहीं होगी तब तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। जब स्लाइडिंग नहीं होगी तो काम बढ़ जाएगा। क्या होगा? बोलो भैया। क्या यहां से एक फोर्स N2 आएगा? अरे आएगा यार, पक्का ना? अच्छा देखो, अब वही अपना पुराना सवाल हो गया। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ब्रो, इसके बाद नहीं कराऊंगा मैं लेटर प्रॉब्लम। ये बताओ, ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल कितना हो गया? अरे थीटा बराबर 60 डिग्री कर दिए यार। बोलते क्यों ना भाई, बोल बोल के पढ़ा करो। थीटा बराबर कितना? कितना? 60। ऊपर क्या? ऊपर क्या? N1। इधर क्या? नीचे क्या? mg ना भाई? क्या 50 लिख लें यार? अरे कितने मीटर पे लगेगा? 2 मीटर पे? 2 मीटर पे ना? N1 बराबर 50 लिखने में अपने को कोई दिक्कत नहीं, N2 बराबर फ्रिक्शन लिखने में अपने को कोई दिक्कत नहीं। अरे है क्या? है भाई? नहीं? क्या आप टॉर्क चाहिए होगा? अरे टॉर्क चाहिए होगा किसके अबाउट? किसके अबाउट? सी। किसके अबाउट? सी। सी के अबाउट नेट टॉर्क देख तो, 50, 2 cos 60 का वैल्यू 1 हो जाएगा क्या? नेट टॉर्क अबाउट सी बराबर 0। अरे भाई ये 2 है भाई, एक ही चीज बार बार कर रहे हैं यार। तो ये कितना होगा? 2 cos 60, cos 60 का वैल्यू 1/2, कितना हो गया? 1। तो 50 × 1 बराबर कितना? N2 इंटू N2 इंटू, अरे ये कितना? 4 sin 60। तो sin 60 का वैल्यू √3/2। अरे क्लियर है ना? तो ये कितना हो गया? 2√3। तो कितना लिख दोगे? 2√3। क्या ये 25 हो जाएगा? तो N2 बराबर कितना? 25/√3। और ये किसके बराबर? F के। हाँ √3 है, F के बराबर। अरे क्लैरिटी है? ये टफर साइड है, थोड़ा सा, थोड़ा सा टफर साइड। अच्छा तुमसे पूछता कि फाइंड द एंगल एट विच द स्लाइडिंग विल टेक प्लेस, किस एंगल पर स्लाइडिंग हो जाएगी? तो जस्ट एट स्लाइडिंग की कंडीशन क्या है? जस्ट एट स्लाइडिंग की कंडीशन क्या है? इतने के बाद भी ना है ना भाई, चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना। बताओ भाई बताओ, फाइंड थीटा टू जस्ट अवॉइड स्लाइडिंग।
या कह देगा फाइंड थीटा टू जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन। क्या लिखोगे? अबे क्या लिखोगे? म्यू बराबर कॉट थीटा बाई 2। म्यू कितना है? 0.4। 0. ये कितना हो जाएगा? 0.8 कॉट थीटा। तो थीटा बराबर कॉट इनवर्स 0.8। अरे आया आया, ये नहीं आया? हाँ, कैंसिल कर दें? अच्छा ठीक, ये कर दे रहे भाई। और बताओ, और बताओ, हो गया? और पढ़ना है लेडर प्रॉब्लम? चलें आगे बढ़ जाएं। समझ आया? दिमाग में कुछ बैठा? ये है ट्रिक ट्रिक ट्रिक। क्या है ट्रिक में भाई? हाँ मतलब थोड़ा सा जल्दी से सवाल लगाने में, देखो 90% चांस है कि यही पूछे, 90% चांस है। बट अगर अपने से और कुछ भी पूछ ले तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझे ना? या तो थीटा दे के म्यू पूछ लेगा या म्यू दे के थीटा पूछ लेगा, यही सवाल बनता है 1 मिनट का। क्लैरिटी है? हाँ। लेकिन अगर अपना एम्स जैसा पेपर भी हुआ तब भी घबराने वाली कोई बात नहीं, बना लेंगे, यही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है लेटर प्रॉब्लम। चलें आगे बढ़े। यस, आइए अब आपको कुछ नई बात सिखाते हैं। नई बात है एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं? याद है? याद है? इतना दिमाग होता तो यहां होते। हाँ सुनो, नेट फोर्स बराबर क्या लिखते हो? न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ क्या था? एफ बराबर क्या था? डीपी बाई डी टी। एफ बराबर क्या था? डीपी बाई डी टी। पी को क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। और एफ को क्या बोलते हैं? फोर्स। एफ को क्या बोलते हैं? अरे बोलते हैं ना। तो एफ बराबर क्या, ऐसे एम डीवी बाई डी टी लिखा जाता था, प्लस वी डी एम बाई डी टी लिखा जाता था। पता नहीं क्या होता है ये सब। जनरली हमको ये जीरो मिलता था। अरे मिलता था ना, लेकिन हमेशा जीरो हो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई क्या रॉकेट प्रोपल्शन पढ़े हो? वहां पे एम डीवी बाई डी टी जीरो होता था, और क्या जीरो नहीं होता था? वी डी एम बाई डी टी। वो पढ़े हो पानी का बौछार से जो एक्सलेरेशन निकालते थे, कि एक पाइप है उसके पानी का स्ट्रीम गिर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कितना एक्सलेरेशन होगा डिब्बे का? अरे पढ़े हो बे? भाई गजब झूठा आदमी हो तुम लोग बे। अरे क्लैरिटी है? एफ बराबर एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। यहां बस थोड़ी थोड़ी चीजें बदल जाती हैं। जब तुम लीनियर मोमेंटम की बात करते थे तो लीनियर मोमेंटम क्या लिखते थे? बोलो नेता। लीनियर मोमेंटम क्या लिखते थे? पी बराबर मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी सेम एज, यहां पर क्या हो जाता है? एंगुलर मोमेंटम में, एंगुलर मोमेंटम में जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं भैया, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है? उसको लिखा जाता है एल से या जे से। दो टर्म यूज किए जाते हैं, कहीं एल यूज किया जाता है, कहीं जे भी यूज किया जाता है। अरे क्लैरिटी है? लेकिन अपन ज्यादा करके क्या यूज करेंगे? एल। ये कॉमन है, जे भी देखने को मिल जाए तो घबराना नहीं। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, इसको डिफाइन किया जाता है आर क्रॉस पी से। किससे डिफाइन किया जाएगा? आर क्रॉस पी से। अरे क्लैरिटी है? टॉर्क बराबर क्या होता था? आर क्रॉस एफ। अरे क्लैरिटी है? तो टॉर्क का एसोसिएशन किसके साथ है? फोर्स के साथ कि मोमेंटम के साथ? फोर्स के साथ। लीनियर मोशन का कारण क्या था? फोर्स। क्या था? और रोटेशनल मोशन का कारण टॉर्क। तो टॉर्क में हम गए आर क्रॉस एफ। क्वांटिटी ऑफ मोशन मेजर करने के लिए यूज किया जाता है क्या? लीनियर मोमेंटम। कैसा मोशन? रोटेशनल की ट्रांसलेशनल? ट्रांसलेशनल। कैसा? ट्रांसलेशन। तो रोटेशनल में क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। और किसके बराबर? आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी। अरे क्लैरिटी है? तो इस फॉर्मूले से जो सबसे पहला सवाल बनता है टाइप 1, वो आपको देगा आर वेक्टर। क्या देगा? आर वेक्टर। और क्या देगा? पी वेक्टर या वी वेक्टर। पी वेक्टर या पी वेक्टर या वी वेक्टर। अच्छा वी वेक्टर देगा तो क्या पी वेक्टर बराबर एम इंटू वी वेक्टर लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो। और तुमसे पूछेगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट करने आएगा?
अरे आएगा। आर वेक्टर अपने को पता है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, और वी वेक्टर हमको पता है i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। मास दे रखा है तुमको 2 kg। क्या एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो? अभी बताएंगे, अभी इस पर भी आएंगे। टाइप 1 का प्रॉब्लम। अब सुनो, ये बताओ एल वेक्टर बराबर अपने पास आर क्रॉस पी की जगह क्या मास इंटू वेलोसिटी लिखा जा सकता है? और मास को बाहर कर ले। अरे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा बताओ तो जरा। एम आर क्रॉस वी। अभी इसका फीलिंग भी दिलाते तुम्हें। एम आर क्रॉस वी। अच्छा, अगर इस एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन की बात करी जाए, एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन के, क्या आर और वी दोनों के परपेंडिकुलर होगा? रहाना तो बोल लो यार। क्या एंगुलर मोमेंटम आर और वी दोनों के परपेंडिकुलर होगा? अरे होगा ना। वो तो रोटेशन के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा ना। हाँ, चलो। तो एल बराबर क्या हो गया? एम इंटू आर क्रॉस वी। अभी और छोटी छोटी बातें करते हैं। तो एल बराबर, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्रॉस प्रोडक्ट हटा के क्या एम वी आर साइन थीटा लिखा जा सकता है? अरे लिख सकते हैं। अब सुनना, समझना, बात ध्यान से, सीखने की कोशिश करना, हवाबाजी बिल्कुल भी नहीं, ध्यान से एकदम। नहीं ना समझ आए तो रोक के पूछ लेना कि मास्टर ये बात समझ नहीं आई। हम कह रहे हैं कि यहां पर एक पार्टिकल P है, इसकी रफ्तार इधर कितनी है? V है, और मास कितना है? M है। और हम कह रहे हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर फिलहाल R वेक्टर है। कितने एंगल पर है भैया? थीटा एंगल पर। ये अपने पास हो गया R वेक्टर। लो भाई, ये बताओ R और V के बीच का एंगल कितना है? आर और वी के बीच का एंगल कितना है? थीटा। अरे वी इधर जा रहा है और आर इधर जा रहा है, ये एंगल कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। अरे क्लैरिटी है? आर और वी के बीच का एंगल कितना है? थीटा। पार्टिकल का मास कितना है? एम। तो टॉर्क में आर क्रॉस एफ करते थे? अरे करते थे। आर परपेंडिकुलर की एफ परपेंडिकुलर की दोनों में से कोई भी? दोनों में से। चाहे आर को कर लो चाहे एफ को कर लो, सेम एज यहां पे। चाहे आर को कर लो चाहे वी को कर लो, चाहे आर को कर लो चाहे वी को कर लो। तो क्या आर को कर लें? अरे ये आर है, ये कितना है? थीटा। तो क्या आर परपेंडिकुलर ये होगा? छोटी छोटी बातें हैं, इसी छोटी छोटी लाइनों से सवाल निकल के आएंगे। ये कितना है अपने पास? आर। ये एंगल कितना है? थीटा। अरे नेता आ रहा है तो इसको क्या लिखेगा? आर साइन थीटा लिखेगा ना। एंगुलर मोमेंटम क्या बना? एल बराबर एम वी आर परपेंडिकुलर। एम वी आर परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे? एम वी आर साइन थीटा। अरे लिखेंगे ना। और एक बात बहुत बारीकी से सोचो कि ये फॉर्मूला तुम तब लगा सकते हो जब तुम्हारा मास कैसा है? पॉइंट इन साइज। नेता वेरी कराओगे क्या मास को? खच्चर कहेंगे। अरे दादा है मालिक। ये बताओ भैया, ये जो एम वी आर साइन थीटा का फॉर्मूला तुम पकड़ रहे हो, ये तुम बस कब लगा सकते हो? एम वी आर का फॉर्मूला कब लगा सकते हो? कभी भी। जब मन में आएगा उठा के रख देंगे सर। जब मास कैसा होगा? बहुत छोटी छोटी बात है बाबू। अभी जब तुम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फंसोगे तो तुमको देखना पड़ेगा कि कब आई ओमेगा लगेगा और कब एम वी आर लगेगा। अरे बात समझे हो? तो एम वी आर किसके लिए आएगा? इस फॉर्मूले की पहली लिमिटेशन क्या है? कि इट इज अप्लीकेबल फॉर, इट इज एप्लीकेबल फॉर किसके लिए भैया? किसके लिए भैया? अब बोल लो भैया। पॉइंट मास सिस्टम। जितना बोल बोल के पढ़ोगे ना उतना तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन में ये चीजें ट्रेन होंगी। अरे क्लैरिटी है? तो एम वी आर परपेंडिकुलर का फॉर्मूला तभी सेट होगा जब मेरा मास कैसा होगा? पॉइंट मास सिस्टम। पॉइंट मास सिस्टम। अच्छा सोचो, अगर इसका मैं रोटेशनल इफेक्ट देखूं तो कैसा है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? रोटेशनल इफेक्ट सोचो। जब ये आगे जाएगा तो क्या मेरा आर थोड़ा और नीचे झुकेगा?
थोड़ा और आगे जाएगा, क्या मेरा आर और नीचे जाएगा तो मेरा थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। अरे घटेगा ना। तो हम कैसे घूमे हैं, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? अरे क्लॉकवाइज घूमे हैं क्या? क्लॉकवाइज का मतलब डायरेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड। आर क्या एक्स वाई प्लेन में है? सोच भाई, ध्यान से सुन ले भाई, आर कौन से प्लेन में है? वी कौन से प्लेन में है? अरे एक्स वाई, प्लेन का नाम तो एक्स वाई हुआ ना यार। अरे मान लो मैं वी को टेढ़ा खींच देता, अरे खींच देता ना, तो भी कौन से प्लेन में? एक्स वाई। कौन से प्लेन में? एंगुलर मोमेंटम। प्लस जेड की माइनस जेड? दीदी कितना सोएगी, जाग जा। तुझे कह रहा हूं, अभी उठे ही नहीं पाए सर। नहीं। हाँ भाई, ये बताओ इसका रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज। कैसा है? कैसा है? अरे है कि नहीं है? है ना। टॉर्क कैसा है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कैसा है? कैसा आया? कैसा आया? इनवर्ट। इनवर्ट आया ना। इनवर्ट आया कि नहीं आया? आया। अभी ध्यान दे रहे ना, अभी टॉर्क जब आएगा तो दोबारा गेम होगा, क्लॉकवाइज में आउटवर्ड डायरेक्शन निकल के आएगी। अरे बात समझ रहे हो ना? लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज, क्योंकि ये क्वांटिटी ऑफ मोशन बताता है। क्या बताता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोशन कैसा हो रहा है? इस पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन कैसा? इनवर्ड। डायरेक्शन कैसा? मेरा आर भी एक्स वाई प्लेन में था, मेरा वी भी कौन से प्लेन में था? एक्स वाई। मेरा एल कहां आया? जेड में आया ना। प्लस जेड माइनस जेड आया ना। क्या वो एक्स वाई के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो यहां से मुझे एक बात का ज्ञान है कि मेरा एल जो होगा वो आर के भी परपेंडिकुलर होगा, और मेरा एल जो है वो वी के भी परपेंडिकुलर होगा। अरे हाँ ना तो बोल लो भैया। हाँ सर, एक ही चीज बोलना था, हाँ ना, दोनों नहीं बोलना था। भाई, एंगुलर मोमेंटम का मोटा मोटा हिसाब किताब समझ आ रहा है? पक्का? कोई डाउट? कोई डाउट? किसी को इस बोर्ड पर लिखी गई किसी लाइन में कोई समस्या हो तो बता दो। क्या एल बराबर एम वी आर साइन थीटा क्लियर है? वी परपेंडिकुलर है कि आर, या दोनों में से कोई भी? कोई भी करोगे बात तो वही होगी। अब सोचो, अगर ये आर लिखा है, ये एंगल कितना है? थीटा। कितना है? कितना है? एक एक्सिस आर के अलोंग और एक एक्सिस आर के वी का कौन सा कॉम्पोनेंट नजर आएगा? कॉस की साइन। कॉस की साइन। क्या वी परपेंडिकुलर इंटू आर हो जाएगा? वो भी क्या बनेगा? एम वी आर साइन थीटा। एम वी आर साइन। और ये फॉर्मूला कब लगाओगे? कैसा मास सिस्टम होगा? कैसा? पॉइंट। अरे क्लैरिटी है? यस। अब सुनना, सुनना ध्यान से। अगर हम तुमसे कहें, क्या कहें, ये देखो, ये अपने पास कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसमें हमारे पास एक कोई ऐसे रैंडम सी बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, और ये इस एक्सिस के अबाउट गोल घूम रही है। कितना कितना डिस्टेंस है? आर वेक्टर। कितना डिस्टेंस है? आर वेक्टर। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? एक्स वाई या जेड? एक्स वाई या जेड? वाई। मास कितना है? एम। मास कितना है? एम। क्या ये एन पार्टिकल से मिलकर बनी होगी बॉडी? अरे बनी होगी कि नहीं बनी होगी? बनी होगी ना। सोचो, अगर तुम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़े हो पॉइंट मास सिस्टम के लिए, तो क्या पढ़े हो? एम इंटू आर क्रॉस वी। एम इंटू आर क्रॉस वी। क्या पॉइंट मास सिस्टम के लिए था? क्या ये बॉडी पॉइंट मास सिस्टम है या डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है? कैसा मास सिस्टम है? डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसा है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम एन पार्टिकल से मिलकर बना होगा? कितने पार्टिकल से? एन पार्टिकल से। अरे हाँ ना तो बोल लो भाई। पक्का ना? यस। अब सुनना, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर ये पार्टिकल गोल घूम रहा है, गोल घूम रहा है, हम कह रहे हैं एंगुलर स्पीड है ओमेगा। एंगुलर स्पीड क्या है? ओमेगा। तो क्या हर पार्टिकल का एंगुलर स्पीड सेम होगा या अलग अलग? एंगुलर स्पीड सेम।
सेम सेम। अरे भाई अगर ये थीटा डिग्री घुमा 1 सेकंड में पूरा बॉडी, तो इसका हर एक पार्टिकल थीटा डिग्री घुमा ना। नहीं आया। जितना एफर्ट, जितना दिमाग खर्च करना है वो यही दो जगह खर्च करना है, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। एक फेज निकल चुका है, दूसरे फेज में हम धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। ये फेज थोड़ा और टफ है, लिटरली टफ है। इसमें अगर आपका फोकस हटा तो सवाल गलत, फिर आप कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। और यही वो कारण है जो रोटेशनल मोशन को कठिन बनाता है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या हर एक पार्टिकल सेम एंगल ट्रेवल कर रहा है? क्या सबका एंगुलर स्पीड सेम है? अरे है कि नहीं है? है। सबका ट्रांसलेशनल स्पीड भी सेम है? सोचो 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 सोचो। सेम है। फॉर कॉमन एग्जाम्पल, मान लो ये रॉड है। क्या है? रॉड। अगर मैं इसको ऐसे गोल घुमा रहा हूं तो क्या इसका हर एक पार्टिकल एक टी टाइम में सेम एंगल घूम रहा है? घूम रहा है। इस पार्टिकल की रफ्तार के बारे में बात करो। ये लेंथ है एल। लेंथ कितना है? एल। सर्कुलर मोशन में पढ़े होगे v इक्वल्स टू आर ओमेगा। क्या पढ़े? v इक्वल्स टू, तो v इसकी टेंजेंशियल स्पीड है कि नहीं है नेता? अरे है ना। क्या v r पे डिपेंड नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा भाई, आर पे डिपेंड करेगा ना। नहीं आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है। सोच, इस वाले पार्टिकल की रफ्तार ज्यादा या बीच वाले की? बाहर वाले की। ओमेगा किसका ज्यादा? सबका ओमेगा सेम। ओमेगा सबका सेम। अगर मैं कहूं कि ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से गोल घूम रहा है, तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाले क्या? ऑल द पार्टिकल विल रिवॉल्व, या इज रिवॉल्विंग लिख लो। ऑल द पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अराउंड वाई एक्सिस। अरे बात समझ रहे? विथ सेम एंगुलर स्पीड बट डिफरेंट स्पीड्स। ब्रैकेट में कैसा? टेंजेंशियल। अरे क्लैरिटी है? आया नहीं तुम लोगों को? आया? क्या ओमेगा सबका सेम होगा? ओमेगा सबका सेम। क्या वी भी सबका सेम होगा? जो पार्टिकल सेंटर पे है उसका वी कितना है नेता? जो पार्टिकल सेंटर पे है उसका वी कितना है? 0। कितना है? 0। अरे क्लैरिटी है? पक्का ना? तुम सोच रहे हो सर उसका तो ओमेगा भी 0 होगा, वो तो घूम ही नहीं रहा। घूम रहा है। अरे जैसे हम सेंटर पे है ना, हमारी सेंटर वाली लाइन जा रही है ना, हम यही गोल गोल घूम रहे हैं इसी एक्सेस के बाद, तो गोल तो घूम रहे हैं ना यार। ओमेगा है लेकिन वी के लिए कुछ आर परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो जिसका आर परपेंडिकुलर ज्यादा होगा उसका वी, जिसका वी ज्यादा होगा उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा होता है। अब यही जोड़ना पड़ेगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, कितने पॉसिबल एक्सेलरेशन? 2। एक रेडियल और एक रेडियल और एक। क्या रेडियल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर होता है? वी स्क्वायर बाई आर। क्या आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं? आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है जिसका नाम होता है आर अल्फा। क्या नाम होता है? अभी संडे सैटरडे को सीटी दे के आए हो गधेड़ो। सर ये नहीं पढ़े थे? हाँ, सर्कुलर का सवाल नहीं था को? था यार। अरे ऐसे कैसे? एक से या 2 सवाल था? एक था। अगली बार बढ़ा देंगे। हाँ बढ़ा देंगे, टेंशन मत। ए सुनो सुनो भैया, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। फोकस फोकस फोकस। यही वो जगह है जहां हमको सबसे ज्यादा फोकस की जरूरत है। क्या भाई साहब? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे जैसे सर्कुलर मोशन ही तो है, इसका तुम कारण देख ले रहे हो तो उसी का नाम रोटेशनल कर दे रहे हो। बात समझे ना? और सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में कोई खास डिफरेंस है नहीं।
अब बात समझ रहे हो ना? यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, वहां हम काइनेमेटिक्स की बात करते थे, बेसिक फोर्स की बात कर लेते थे कि सर्कुलर मोशन का कारण क्या है। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, इसके डायनामिक्स की बात कर रहे हैं कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, टॉर्क क्या है। अरे बात समझ रहे हो? देखो, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, छोड़ो अभी टेंजेंशियल रेडियल छोड़ो, अभी आएगा तब देखेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से, क्या इसका हर एक पार्टिकल कांस्टेंट ओमेगा से गोल घूम रहा है? अरे हाँ ना तो बोल लो भाई साहब। क्या सारे पार्टिकल की टेंजेंशियल रफ्तार सेम है कि अलग अलग? सेम है कि अलग अलग? अलग अलग। सोच, अब इसी फॉर्मूले में मैंने कहा L1, क्या लिखा? L1 बराबर लिखा M1, सब पार्टिकल का तो मास भी अलग अलग होगा, और यहां पे लिखा R1 क्रॉस V1। अरे लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। अच्छा ये सोचो, क्या V बराबर R ओमेगा लिख सकते हो? V बराबर क्या लिख सकते हो? R इंटू ओमेगा, R इंटू ओमेगा। अच्छा चलो सुनो सुनो सुनो, एक पार्टिकल का समझो, पहले एक पार्टिकल समझ लो बिना मतलब, बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो रो दोगे तुम लोग। ये आर, वी की जगह क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? आर ओमेगा, आर ओमेगा। अच्छा ये बताओ, इस फॉर्मूले को, इस एल वेक्टर के फॉर्मूले का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्या एम वी आर परपेंडिकुलर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? हाँ ना तो बोल लो। एम वी आर परपेंडिकुलर, वी बराबर क्या आर ओमेगा होता है? वी बराबर क्या होता है? आर ओमेगा। आर क्या रेडियल वाली लाइन है? अरे भाई यही तो है ना आर। अरे है ना? क्या ये एक्सिस से 90 डिग्री पे है कि नहीं है? तो क्या हम इसको ऐसे 90 डिग्री पे है तो आर परपेंडिकुलर को आर लिख सकते हैं, और वी को क्या लिख सकते हैं? आर ओमेगा इंटू आर। और ये कितना हो गया? एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम आर स्क्वायर ओमेगा एक पार्टिकल का है। किसका है? एक। M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। बोलो हाँ या ना? अरे क्लियर है? दूसरे पार्टिकल का M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, तीसरे पार्टिकल का M3 R3 स्क्वायर ओमेगा, एन पार्टिकल का MN R N स्क्वायर ओमेगा। क्या सबका ओमेगा सेम है? क्या सबका ओमेगा सेम है? क्या सबका एल भी सेम होगा? डायरेक्शन तो सेम होगा ना सबका? क्या सबको जोड़ सकते हैं? तो जोड़ोगे तो क्या बनेगा? M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस MN R N स्क्वायर इंटू ओमेगा। उसको क्या लिख सकते हो? M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस MN R N स्क्वायर। ये कब पढ़े थे? पहले लेक्चर में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़े थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एम आर स्क्वायर को क्या आई लिखा जा सकता है? आई लिखा जा सकता है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू ओमेगा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ये वो जनरल फॉर्मूला है जो चाहे पॉइंट मास हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो, सबके अबाउट लगेगा। आई क्या है? आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंटर ऑफ मास के अबाउट, किसके अबाउट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा? तो हमको याद रखने के लिए दो फॉर्मूले ऐसे जनरलाइज्ड फॉर्म में याद करने हैं। एक फॉर्मूला है क्या? एम वी आर, जो किसके लिए वैलिड है? नेता बता दो किसके लिए वैलिड है? पॉइंट मास के लिए। ये भी काम करता है, सवाल आसान बना देता है, पॉइंट मास सिस्टम। अरे क्लैरिटी है? और L बराबर आई इंटू, एल बराबर आई इंटू ओमेगा। ये किसके लिए? किसके लिए? सबके लिए। सबके लिए, चाहे पॉइंट मास हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो, सबके लिए काम करता है। अरे क्लैरिटी है? कैसे? ये देखो ना, ये क्या एमवीआर था ना? अरे इसी से तो इसको निकाले हैं, लेकिन वही एन पार्टिकल हो गया तो सबका आर अलग अलग, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ दोगे तो क्या आई इंटू ओमेगा बन जाएगा? अरे बन जाएगा। अब सुनना, अब यहां पर अगर डायरेक्शन की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए? डायरेक्शन की। जैसे एम वी आर से तो अपने को क्लियर हो रहा था कि वी और आर का डायरेक्शन पता है तो हमें एल का निकाल सकते हैं। यहां डायरेक्शन ऑफ एल किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ओमेगा। किस पर? ओमेगा। ओमेगा या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज। अरे हो सकता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होते हैं या सेंस ऑफ रोटेशन? सेंस ऑफ रोटेशन।
सोचो अगर अगर मैं एक्स वाई प्लेन में ऑब्जेक्ट को रख दूं, कौन से प्लेन में रख दूं, एक्स वाई प्लेन में, और मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं, कैसे घुमाऊं, क्लॉकवाइज, तो मेरा डायरेक्शन ओमेगा का प्लस जेड की माइनस जेड, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो माइनस जेड, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो माइनस जेड, तो क्या जिधर ओमेगा होगा उधर ही एल होगा, अरे होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो ओमेगा प्लस जेड में, तो एल भी कौन से डायरेक्शन में, प्लस जेड में, एल कौन से डायरेक्शन में, प्लस जेड में, क्लैरिटी है ना। ये देखो, कह रहा द ग्राफ बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फॉर अ बॉडी, कौन सा वाला, 1 आई इंटू ओमेगा, एल बराबर आई इंटू ओमेगा, आई तो कांस्टेंट है, क्या एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा के है, पहला ग्राफ सही। ये बताओ, when a mass is rotating in a plane about a fixed point, its angular momentum is directed along the radius, the tangent to the orbit line at an angle of 45 degree to the plane, the axis of rotation, the axis of, सोच अगर ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है तो उसकी एक्सिस क्या, जेड है, तो एंगुलर मोमेंटम या तो प्लस जेड में आएगा या तो क्लॉकवाइज घूमने पर प्लस जेड की माइनस जेड, क्लॉकवाइज पर माइनस जेड, एंटी क्लॉकवाइज पर प्लस जेड। चल भाई बहुत बढ़िया, गुड जॉब। और देख तो जरा, यहां देख तो क्या कह रहा, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू b एंड z इक्वल्स टू 0, मतलब कौन सा प्लेन है, कौन सा प्लेन है, y बराबर b और z बराबर 0, दो नंबर दिया है ना y और z, अरे नेता दिया है ना, तो कौन सा प्लेन है, वाई जेड, जिसमें पार्टिकल रखा है वो कौन सा प्लेन है, वाई जेड, अरे क्लैरिटी है, सुन, अलोंग अ लाइन y बराबर b, y बराबर b, z बराबर 0, यार नहीं आया, आया पक्का ना, सोच लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अब इसके अलोंग चल रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड v, कितनी रफ्तार से चल रहा है, कितने से, v से, कितने से, v से, क्लियर है, y चेंज नहीं हो रहा, y बराबर कितना है b, चले जा रहा है, चले जा रहा है। स्टेट वेदर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, अबे आर परपेंडिकुलर तो यही है, अब ये यहां रहे चाहे यहां चला जाए, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम वी आर परपेंडिकुलर, क्या एम चेंज हो रहा है, क्या वी चेंज हो रहा है, और ये ऐसे सीधी लाइन के अलोंग जा रहा है, क्या परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है, अरे हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, सिंस आर परपेंडिकुलर, एम वी एंड आर परपेंडिकुलर आर कांस्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, कांस्टेंट। कई बार हमको लग जाता है कि कहीं घट ना जाए, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला फॉर्मूला खेल रहे हैं, आगे बढ़े। ये देखिए, a particle from the point 0,8 and moves with uniform velocity 3 cap, after 5 seconds the angular velocity of the particle about the origin will be, एंगुलर वेलोसिटी, ये तो सर्कुलर मोशन का सवाल है, एंगुलर मोमेंटम पूछना चाहिए था, अरे एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हो, v बराबर क्या लिखो, ओमेगा बराबर क्या लिखोगे, v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा, याद करो सर्कुलर, आर परपेंडिकुलर की v परपेंडिकुलर, सोचो सोचो सोचो, सर्कुलर पढ़े, याद ही नहीं है, याद ही नहीं है सर्कुलर मोशन, ओमेगा में कौन परपेंडिकुलर, आर तो रेडियस है, आर क्या है, रेडियस, अरे भाई v इक्वल्स टू आर ओमेगा पढ़े हो ना, आर क्या है, रेडियस, और ये v क्या है, v परपेंडिकुलर, याद दिलाने के लिए कि जब कहीं तुम थोड़ी देर बाद आगे पहुंचोगे तो तुम्हारा रेडियस ये रहेगा, रफ्तार भले ही तुम्हारी इधर 3 है, इस 3 के कितने कंपोनेंट, 2, एक आर के अलोंग और एक आर के परपेंडिकुलर, सर्कुलर मोशन देने का काम कौन करेगा, आर के परपेंडिकुलर, बना पाओगे ये सवाल, बना पाओगे, चलो ऐसा करते हैं, मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो छोड़ दे रहा हूं, मैं सोचा था आज ये सब पढ़ा दूंगा, क्या सोचा था मैंने,
ज्यादा ही सोच लिया था। नहीं, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि लेडर वाले में तुम लोग इतना टाइम खा जाओ। फिर मैं घर से सोच के आया था खाली ट्रिक बता के आगे बढ़ जाऊंगा। फिर सोचा नहीं यार, जाने दो, धोखा क्या करना। बता दो, सब जिसको सीखना है कम से कम वो तो सीख लेगा। खुश तो सब हो जाते हैं। नहीं, क्लैरिटी है ना नेता? थैंक यू सर।